हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 12 और टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम यहाँ पर थोड़े से एडवांस न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड हैं। जिन्होंने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाकी के लेक्चर नहीं देखे हैं और वो उन्हें देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक है, वहाँ से जा कर के भी आप देख सकते हैं। और वीडियो के एंड में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी जा कर के आप बाकी के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work। मतलब कि एक काम है जिसे करने के लिए A क्या करता है, 10 डेज़ कम लेता है। किसके कंपैरिजन में? B के कंपैरिजन में। और फिर अगर A और B टुगेदर कैन फिनिश, मतलब दोनों अगर साथ में आ जाएं A और B, तो वो दोनों साथ में उस काम को फिनिश कर सकते हैं इन 12 डेज़। तो अब हमें ये बताना है कि अगर B अकेला उस काम को करेगा तो वो उसे कितने दिन में करेगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा B है उसे इस काम को करने के लिए कितने डेज़ लगते हैं, X डेज़। सो लेट B takes X days to finish the work। ठीक है, तो जो भी काम है उसे करने के लिए B कितने दिन ले रहा है? B ले रहा है X डेज़। तो अगर B को X दिन लग रहे हैं तो A को कितने लगेंगे? तो यहाँ पर जो A है उसे 10 डेज़ कम लगते हैं, तो वो लगेंगे X माइनस 10 डेज़। ठीक है, तो B को यहाँ पर लग रहे हैं X डेज़ और A को लग रहे हैं X माइनस 10 डेज़। अब क्वेश्चन में आगे कंडीशन ये है कि अगर A और B साथ में काम करते हैं तो उन्हें कितने डेज़ लगते हैं। इफ़ A एंड B दोनों साथ में काम करेंगे तब वो दोनों कितने दिन में काम करते हैं? 12 डेज़ में। ओके, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब अकेला B काम करेगा तो कितने दिन में पूरा कर लेगा उस काम को। इस तरह के जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हम हमेशा ये निकालते हैं वहाँ पर कि जो एक दिन है उस एक दिन में कितना काम होता है। ठीक है, तो अगर जो आपका A जो है आपका, वो आपका 1 डे में कितना काम करेगा। तो यहाँ देखिए पूरा, मतलब जो A है वो पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, X माइनस 10 डेज़। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? तो एक दिन में वो काम करेगा 1/x माइनस 10। ठीक है, इतना काम करेगा। B की अगर हम बात करें तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? तो B काम करेगा एक दिन में 1/x वर्क। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि A प्लस B कितने 12 दिन में काम करते हैं। ठीक है, उस एक काम को करने में कितना टाइम लेते हैं 12 दिन। तो अब यहाँ पर ये आपका है वो पूरा काम, तो इस काम के आप कितने पार्ट कर दीजिए, 12। तो ये हो गया आपके पास 6 पार्ट। ठीक है, फिर से इनके पार्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके पास 12 पार्ट। ओके, तो ये आपके पास पूरे 12 पार्ट्स हैं। तो अब मैं आपसे कहूँ कि इस एक पार्ट की वैल्यू बताइए, तो ये कितना हो जाएगा। अगर ये पूरा 12 है तो ये जो एक पीस है वो कितना हो जाएगा, 1/12। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट लेकर के हम चलते हैं कि जैसे आपका B पूरे काम को कितने दिन में करता है, X डेज़ में, तो ये जो पूरा है ना ये X है, तो फिर 1 डे में कितना काम करेगा, 1/x। इस कॉन्सेप्ट से हम इसे लगाते हैं। तो अब अगर हम ये कहें कि A प्लस B दोनों मिलकर के 1 डे में कितना काम करेंगे, तो ये काम करेंगे आपके पास 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये लोग मिल करके 12 दिन में उस काम को करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12। तो यहाँ से बनेगी आपके पास इक्वेशन। तो अब हमें करना क्या है, इसे अरेंज करना है, इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है और वहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास x² माइनस 10x, यहाँ पर आएगा x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 1/12। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 10 इंटू 12 इज इक्वल टू x² माइनस 10x।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये हो जाएगा माइनस 24x, और ये हो जाएगा प्लस 120 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ब्रेक कर दीजिए इसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 और 30। अब हम कौन सी वैल्यू लेंगे? हम लेंगे x इज इक्वल टू 30। क्यों लेंगे? क्योंकि अगर आपके पास b को लग रहे हैं 30 डेज़, तो a को कितने डेज़ लगेंगे? 30 माइनस 10, दैट मीन्स 20 डेज़। लेकिन अगर आप ले लेंगे 4, अगर आपने ये 4 ले लिया तो फिर आप a के डेज़ कैसे निकालेंगे? ये 4 माइनस 10 थोड़ी ना करेंगे, माइनस 6 डेज़, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे? हम लेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 30। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ आपको ये करना होता है, इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है उसमें हमेशा हमें पर डे का काम निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि b किसी काम को करने में एक जो भी टाइम लेता है, a उसके कंपैरिजन में 10 डेज़ कम लेता है। दोनों साथ में मिलकर के जब काम करते हैं तो उन्हें 12 डेज़ लगते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने माना कि जो हमारा b है उसे किसी काम को करने में कितने डेज़ लग रहे हैं? x डेज़। तो a को कितना टाइम लगेगा? x माइनस 10। दोनों साथ में अगर काम कर रहे हैं तो कितने टाइम में करते हैं? 12 डेज़ में। अब अगर ये जो आपका सर्कल है ये पूरा काम है, ठीक है, इसमें कुछ भी करना है, माना कि इस पूरे सर्कल में उन्हें टाइल्स ही बिछानी है, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में, जब वो 12 दिन में पूरा काम कर रहे हैं दोनों मिलकर के 12 डेज़ में, तो 1 डे में कितना काम करेंगे वो? 1/12। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखें तो a का 1 डे का काम कितना हुआ? 1/x माइनस 10। b का 1 डे का काम कितना हुआ? 1/x। तो दोनों का मिला कर के काम क्या हो गया? तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने लिख दी और हमें पता था ये किसके इक्वल है? 1/12 के। यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया और x की 2 वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की। तो हमने देखा कि अगर हम x की वैल्यू 4 लेंगे, दैट मीन्स जो b है हमारा वो 4 डेज़ में काम करता है, तो a कितने डेज़ में काम करेगा? -6 डेज़, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम x की वैल्यू लेंगे 30। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि यहाँ पर आपके पास क्या है? 2 पाइप है जो कि क्या कर रहे हैं? साइमल्टेनियसली फंक्शन कर रहे हैं। फिर ये क्या कर रहे हैं? अ रेज़र्वोयर विल बी फिल्ड इन 12 आवर्स। मतलब एक लेक है, एक बड़ा सा वाटर का जलाशय कह दीजिए, लेक कह दीजिए, तो उसे फिल करने में कितना टाइम ले रहे हैं दोनों? 12 आवर्स। वन पाइप, जो फर्स्ट पाइप की हमारी बात हो रही है, वन पाइप फिल्स द रेज़र्वोयर 10 आवर्स फास्टर देन द अदर। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा पहला पाइप है वो क्या है? वो फास्ट है, वो 10 घंटे तेज़ी से, मतलब जितना भी टाइम दूसरे पाइप को लगता है उससे 10 घंटे फास्ट है, वो 10 घंटे पहले भर देगा, 10 घंटे कम लेगा। किसके कंपैरिजन में? सेकंड पाइप के कंपैरिजन में, उस रेज़र्वोयर को फिल करने में। हाउ मैनी आवर्स विल द सेकंड पाइप टेक टू फिल द रेज़र्वोयर? तो हमें ये बताना है कि जो सेकंड पाइप है वो कितना टाइम लेगा उस लेक को भरने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है? 2 पाइप हैं। तो ये ले लिया हमने पाइप 1, ठीक है, इससे पानी निकल रहा है, और एक दूसरा पाइप यहाँ से आ गया, ये हमारे पास पाइप 2, इससे हमारा वाटर आ रहा है। ठीक है, पाइप 1 एंड पाइप 2, यहाँ से पानी आ रहा है और ये हमारे एक लेक है जिसमें पानी को भर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर है क्या कि जो हमारा पाइप 1 है वो फास्टर है पाइप 2 के कंपैरिजन में। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में था, उसमें 2 लोग मिलकर के एक काम को कर रहे थे, जिसमें से जो हमारा बी था वो स्लो था, लेकिन ए क्या था? काम करने में फास्ट था। और वो कितना फास्ट था? 10 आवर्स कम लेता था। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर जो आपका 1 पाइप है वो फास्ट है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड, और कितना? 10 आवर्स फास्टर। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि जो हमारा सेकंड पाइप है वो अगर हमारा कितना टाइम लेता है? वो लेता है हमारा x आवर्स। ठीक है,
वहाँ पर डेज़ की बात हो रही थी, यहाँ पर आवर्स की बात हो रही है। तो अगर जो हमारा सेकंड पाइप है वो लेता है XR टू फिल रेज़र्वोयर, ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पाइप है वो कितना टाइम लेगा, वो लेगा हमारे पास x-10 आवर्स। जितना भी टाइम हमारा सेकंड पाइप ले रहा है उसके कंपैरिजन में 10 आवर्स कम लेगा हमारा फर्स्ट पाइप। ओके, अब ये कहा जा रहा है कि दोनों मिल कर के 2 पाइप फंक्शन साइमल्टेनियसली दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो ये कितने टाइम में फिल करते हैं उसे, 12 आवर्स में। जैसे उस केस में हो रहा था 12 डेज़ में कंप्लीट करते थे, यहाँ कितने की बात हो रही है, 12 आवर्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पर भी इक्वेशन बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, एक दिन का काम, ऐसे ही यहाँ पर हो गया 1 घंटे का काम सेकेंड पाइप का, 1 आवर का काम फर्स्ट पाइप का, और ये हो जाएगा आपके पास 1 आवर में कितना फिल करेंगे वो रेज़र्वोयर को। तो सेम कंडीशन है बिल्कुल पहले जैसी। तो यहाँ पर भी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको x की फिर से 2 वैल्यू मिलेगी, 4 एंड 30। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 30 आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेकंड पाइप है उसे तो लगते हैं 30 आवर्स, और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पाइप की तो उसे लगेंगे यहाँ पर 20 आवर्स टू फिल दैट रेज़र्वोयर। तो सेम है बिल्कुल, देख सकते हैं आप यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पर डेज़ की बात हुई थी और यहाँ पर जो बात हो रही है वो आवर्स की बात हो रही है। बाकी पूरा क्वेश्चन आपका उसी तरीके से सेम है। तो कभी भी इस तरीके से पाइप वाले भी क्वेश्चन आए तो अब आप उन्हें भी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। यहाँ पर भी क्या है, 2 वाटर टैप्स हैं जो कि एक टैंक को फुल कर रही हैं। ओके, तो इस टैंक को फिल करने में दोनों को कितना टाइम लगता है, 9 3/8 आवर्स। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि अगर हम बात करें कि लेट जो हमारी स्मॉल टेप है, स्मॉल टैप टेक्स कितना टाइम लेगी, x डेज़ की बात हो रही है, आवर्स की x आवर्स, ठीक है। तो पूरा जो टैंक है उसको फिल करने में जो स्मॉल टैप्स है वो कितने आवर्स लेती है, x आवर्स। तो जो हमारी बिग टैप है, बिग टैप्स टेक्स कितने आवर्स ले लेगी, x-10 आवर्स। ओके, और जब वो दोनों मिलकर के काम करती है, स्मॉल प्लस बिग दोनों मिलकर के काम कर रही हैं, तब कितने आवर्स लेती हैं फिल करने में, 9 3/8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 75/8। तो अब वही है यहाँ पर भी, 1 आवर में वो कितना फिल करेंगी उस वाटर टैंक को। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू 1/75/8। तो अब इसे आप लिख सकते हैं 8/75। तो यहाँ पर अब आपको इसे सॉल्व करना है और इक्वेशन बनानी है। तो चलिए बना लेते हैं इक्वेशन। इसे हम लिख लेंगे x-10 प्लस x/x² माइनस 10x इक्वल टू 8/75। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x-10 इंटू 75 इज इक्वल टू 8 इंटू x² माइनस 10x। अरेंज करिए तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x² माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है। उससे पहले कुछ कॉमन ले लेते हैं। 8 तो कॉमन नहीं आएगा, 4 भी नहीं, 2 कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 115x प्लस 375। अब यहाँ पर इसके फ्रैक्शन करने के लिए श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 115 प्लस माइनस अंडर रूट b² दैट मीन्स 13225
-6000 अपॉन में हो जाएगा 2a, दैट मीन्स 8। तो ये हो जाएगा 115 प्लस माइनस 85 अपॉन 8। प्लस साइन अगर हम लेंगे तो प्लस साइन से x इज इक्वल टू आ जाएगा 115 प्लस 85 अपॉन 8। तो ये आ जाएगा 25 और ये आंसर आएगा आपका आवर्स में। तो यहाँ पर अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.75 आवर्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये जो x टाइम है ये हमारा कौन ले रहा है? ये ले रहा है हमारा स्मॉल वाला पाइप, और जो बिग वाला पाइप है वो इससे कितने 10 आवर्स क्या ले रहा है? कम ले रहा है। तो इसमें से आप -10 नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेंगे? x इज इक्वल टू 25 आवर्स। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या पूछा था? ओके, विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमने ये एक का निकाल दिया है। ये हमारा कौन सा वाला निकला था? स्मॉल वाला। और अगर आप बिग वाले की बात करेंगे तो वो कितना टाइम लेगा? फिर वो 15 आवर्स, क्योंकि वो इससे 10 आवर्स कम टाइम लेगा। 10 आवर्स कम है ना, ठीक है, ये 10 आवर्स लेस टाइम था। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो बात है वो अब आवर्स में ना होकर के किस में हो रही है? मिनट में हो रही है, ठीक है। तो इसे हम बहुत ही फटाफट करने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ दिया गया है 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1/9 minutes if one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड की, क्योंकि जो फर्स्ट पाइप है उसे कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो जो आपका सेकंड पाइप है अगर वो कितना टाइम ले रहा है? x मिनट। तो जो आपका फर्स्ट पाइप है वो फिल करने में कितना टाइम लेगा? 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है ना, तो आप उसे लिख सकते हैं x + 5 मिनट। दोनों पाइप आपके फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो पाइप हैं वो कितना टाइम लेते हैं? वो लेते हैं 1/9। तो इसे लिख सकते हैं आप 100/9। तो अब इक्वेशन बना दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? 1 मिनट में, 1 मिनट में ये कितना काम कर रहा है फर्स्ट पाइप, 1 मिनट में सेकंड पाइप कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/x + 1/x + 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/100/9। तो ये हो जाएगा 9/100। तो यहाँ से इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन अरेंज करिए। अब आप इक्वेशन बनेगी 9x² - 155x - 500 = 0। तो यहाँ पर आपको इसमें श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाना होगा x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 155 ± √b², और ये हो जाएगा 4ac 18, उसके बाद 1 2 3, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 2a, दैट मीन्स 18। तो x की वैल्यू आ जाएगी 155 ± 205 अपॉन 18, ठीक है। तो यहाँ से जब आप प्लस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 155 + 205 अपॉन 18। ये हो जाएगा आपके पास 20 मिनट। माइनस साइन से वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो बीच वाला साइन है नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच पाइप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो ये कौन से वाले पाइप की बात आई है? ये हमने लिया था फर्स्ट और सेकेंड, ये हमने लिया था सेकेंड पाइप, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पाइप की, तो फर्स्ट पाइप कितना टाइम लेगा हमारा? 20 + 5, दैट मीन्स 25 मिनट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड इफ the pipe of larger diameter used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours. Only half of the pool can be filled. Find how long it will take for each pipe to fill the pool separately if
the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter to fill the pool। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि हमारे पास क्या है, एक स्विमिंग पूल है जिसे भरना है। तो यहाँ पर 2 पाइप्स यूज़ किए जा रहे हैं। अगर वो जो 2 पाइप हैं उनमें से जिसका डायमीटर क्या है, लार्जर, उसे यूज़ किया गया 4 आवर्स के लिए, और जो दूसरा पाइप है जिसका डायमीटर क्या है, स्मॉलर, उसे यूज़ किया गया है 9 आवर्स के लिए। तो इस कंडीशन में ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, सिर्फ आधा पूल भरा। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है हाउ लॉन्ग, मतलब कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा ईच पाइप को, हर एक पाइप को उस पूल को सेपरेटली फिल करने में। उसके बाद कंडीशन गिवन है कि जो स्मॉलर पाइप है जिसका डायमीटर स्मॉल है वो क्या करता है, 10 आवर्स मोर टाइम लेता है एज़ कंपेयर टू लार्जर डायमीटर के पाइप के। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट, बात किस में हो रही है, मिनट में या आवर्स, आवर्स में हो रही है। ठीक है, तो लेट जो आपका स्मॉल पाइप है, स्मॉल पाइप नहीं, स्मॉल नहीं, लार्ज पाइप का टाइम मानते हैं पहले। ठीक है, लेट लार्ज पाइप टेक्स x hours to fill the pool। ठीक है, तो पूरे पूल को फिल करने में जो लार्ज पाइप है उसे कितना टाइम लगता है, x आवर्स। तो अब हम बात करते हैं स्मॉल पाइप की। तो जो आपका स्मॉल पाइप है, स्मॉल पाइप को कितना टाइम लगेगा, x + 10 आवर्स टू फिल द पूल। ठीक है, अब कंडीशन फिर से वही है कि जो काम है वो क्या हो रहा है कि जब दोनों मिल कर के कर रहे हैं साथ में तो काम पूरा नहीं हुआ, काम कितना हुआ है, आधा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका लार्ज पाइप है वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/x। जो स्मॉल है पाइप वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, x + 10। ठीक है, और दोनों मिलकर के जब साथ में काम कर रहे हैं तो वो काम पूरा नहीं हुआ है, वो काम कितना हुआ है, हाफ हुआ है, आधा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब जब ये काम आधा हुआ है तब दोनों ने कितने कितने घंटे काम किया था, तब दोनों ने 9 आवर्स किसने काम किया था, लार्जर वाले ने। तो ये है आपका लार्ज वाला, तो इसने काम किया है 9 आवर्स, और जो स्मॉल वाला है उसने कितना काम किया है, सॉरी लार्ज वाले ने किया है 4 आवर्स। लार्ज वाले ने काम किया है 4 आवर्स और स्मॉल वाले ने काम किया है 9 आवर्स। ठीक है, तब जाकर के जो पूल है वो कितना भर पाया है, आधा। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन है और इस कंडीशन को अब आपको सॉल्व करना है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्विमिंग पूल है, 2 पाइप उसे भर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से जो लार्जर वाला पाइप है उसे 4 घंटे के लिए चलाया गया और जो स्मॉल पाइप है उसे चलाया गया 9 आवर्स के लिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में जाकर के जो पूल है वो कितना भर गया है, हाफ। ठीक है, अब अगर हम उन्हें अकेले चलाएं सेपरेटली तो वो जो पूल है वो कितने घंटे में भरेगा ये हमें बताना है। लेकिन जो लार्ज और स्मॉल पाइप है उनके बीच रिलेशन ये है कि जो स्मॉलर वाला पाइप है वो 10 आवर्स मोर टाइम लेता एज़ कंपेयर टू लार्ज पाइप उस पूल को भरने में। तो हमने यहाँ पर माना कि जो हमारा लार्ज पाइप है, माना कि वो x आवर्स लेता है उस पूल को भरने के लिए, तो जो स्मॉल वाला पाइप है वो कितने आवर्स लेगा, x + 10 आवर्स लेगा। ठीक है, अब अगर हम 1 घंटे का काम देखें तो वो कितना हो जाता है, 1/x, और यहाँ हो जाएगा 1/x + 10। लेकिन अगर ये लार्ज वाला चले 4 घंटे, ये 1 घंटे का है 1/x, तो 4 घंटे में कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 घंटे में कितना होगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर ये कंडीशन आती है तो काम हमेशा होता है 1 यूनिट, लेकिन यहाँ पर काम पूरा नहीं हुआ है, काम कितना हुआ है, आधा। तो ये हो जाएगा 1/2। अगर ऐसा कहते हैं कि काम आपका 1/4 हुआ है तो 1/4, 1/3 हुआ है 1/3। ठीक है, तो जितना काम हुआ है वो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब इस कंडीशन को हमें करना है सॉल्व। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारे पास 4/x + 9/x + 10 = 1/2। तो
तो ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस 40 प्लस 9x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा आपके पास 26x प्लस 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। इसे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी x की वो आ जाएगी 20। x की वैल्यू 20 आने का क्या मतलब है, x हमने किसे माना था, लार्ज वाले को। तो इसका मतलब कि जो हमारा पाइप है कौन सा, लार्ज वाला, वो कितने आवर्स लेता है, 20 आवर्स। अब जो हमारा पाइप है स्मॉल वाला वो कितने आवर्स लेगा, 30 आवर्स। अगर वो सेपरेटली चलेंगे और पूल को भरेंगे तो ये इतने इतने घंटे चल करके उस पूल को भर देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास क्या है, एक पीस है कपड़े का जिसकी कॉस्ट कितनी है, 35 रुपीज़। इफ़ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर। तो अब ये जो पीस है इसे कितना लंबा कर दिया जाए, 4 मीटर से इसकी जो लेंथ है उसे बढ़ा दिया जाए, और हर एक जो भी प्राइस थी ना पर मीटर उसे कर दिया जाए 1 रुपीज़ कम। लेकिन उसके बाद भी द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज। तो हमें ये बताना है कि जो पीस है उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, हमसे लंबाई पूछी है ना, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ क्लॉथ पीस इज़ x मीटर। अब माना कि वो जो कपड़ा है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, x मीटर है। अब ये जो आपका x मीटर का जो कपड़ा है ये तो इसकी लेंथ है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 35 रुपीज़। ओके, अब क्या किया, ये जो कपड़ा है इसकी लंबाई को 4 मीटर बढ़ा दिया, मतलब इसकी जो लेंथ है वो कर दी x प्लस 4 मीटर। इसके बाद भी क्या कहा गया है, द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज। जो टोटल जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी है, अनचेंज, वो अभी भी कितनी है, 35 रुपीज़। लेकिन जब उस कपड़े को जैसे कोई ख़रीदने आता है उसे उस कपड़े को कैसे दिया जाता है, पर मीटर में। तो उसकी जो पर मीटर जो कॉस्ट है वो कितनी कर दी गई है, 1 रुपये कम। तो अब देखिए पर मीटर कितने का हो जाएगा, पर मीटर कॉस्ट की बात कर रही है ना, ठीक है, पर मीटर कॉस्ट फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, 35 रुपये का वो है और x मीटर है, तो 1 मीटर कितने का हो गया, 35/x। अगर हम फर्स्ट केस में देखें, सेकंड केस में देखिए जो आपकी पर मीटर कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, है तो ये 35 का ही, लेकिन अब इसकी लेंथ कितनी है, x प्लस 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहा गया है ईच मीटर कॉस्ट ₹1 लेस। अब जब क्या हो रहा है, जैसे कोई दुकानदार है उसे 35 रुपीज़ में कुछ मीटर कपड़ा मिला, ओके, तो अब वो अपने ग्राहक को उस कपड़े को बेच रहा है। अब हुआ क्या, 35 रुपीज़ में ही उसे जो कपड़ा पहले मिल रहा था उससे 4 मीटर ज़्यादा कपड़ा उसे मिल रहा है। तो अब जब वो अपने ग्राहक को बेच रहा है उसे, तो उसने क्या किया, उसकी कॉस्ट 1 रुपीज़ पर मीटर से कम कर दी। तो अब हमें ये बताना है कि वो जो कपड़ा है वो कितना लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी कि पहले उसकी जो कॉस्ट थी पर मीटर वो ये थी, अब जो उसकी कॉस्ट है पर मीटर वो कितनी है, ये है, और दोनों में कितना फ़र्क है, 1 रुपीज़ का। पहले अगर वो ग्राहक को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान रही हूँ, माना कि 10 रुपये मीटर दे रहा था कपड़ा, लेकिन अब क्या हो गया, अब उसे कपड़ा ज़्यादा मिल रहा है सामने से और उतने ही रुपए में मिल रहा है, तो अब उसने ग्राहक के लिए कॉस्ट क्या कर दी, 9 रुपीज़ कर दी। मतलब ग्राहक को तो 1 रुपये कम देना पड़ रहा है ना, तो बस वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए और उस कपड़े की लेंथ फाइंड आउट करिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, सबसे पहले आप 35 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पर जो x हैं वो हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल,
तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -140 इज़ इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करिए तो x² + 14x - 10x - 140 इज़ इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू वाली वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। दैट मीन्स वो जो कपड़ा है उसकी ओरिजिनल में जो लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। यहाँ पर क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिकनिक को प्लान किया। अब हुआ क्या, तो पिकनिक पे जैसे कुछ बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, खाने का एक बजट रखा था। तो वो जो बजट था वो था हमारा 480 रुपीज़। लेकिन हुआ क्या, जितने भी बच्चे थे उसमें से उस दिन पिकनिक वाले दिन 8 जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आए पिकनिक पर। तो अब क्या हुआ कि जो कॉस्ट है हर एक मेंबर की वो इंक्रीज़ हो गई 10 रुपीज़ से। मतलब जितने रुपए उन्हें पहले देने पड़ रहे थे, जो बचे हुए बच्चे हैं उन्हें अब कितने देने पड़ेंगे, 10 रुपीज़ ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर देखिए एक जनरल एग्जांपल से पहले सिचुएशन को समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि पैसे क्यों बढ़ गए जबकि बच्चे कम हुए हैं और हर एक को पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जैसे एक सिचुएशन लेते हैं कि आप होटल में खाना खाने गए। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल है, आप 4 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप खाना खाने गए, इसमें से आप लोगों ने खाना मंगा लिया, 1000 रुपीज़ का आप लोगों ने खाना ऑर्डर कर लिया। अब आपका एक फ्रेंड बोलता है कि मेरा तो फास्ट है, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। तो आपने खाना मंगा लिया, लेकिन जो एक फ्रेंड आया बाद में उसने बताया मेरा तो फास्ट है, मैं तो बस कंपनी देने के लिए आप लोग को चलाया था। तो यहाँ पर जब आप लोगों ने खाना मंगाया था 1000 का, तो आपके दिमाग में क्या था कि 250 पर हेड आप लोगों को चार्जेस लगेंगे। लेकिन जब एक फ्रेंड आया उसने कहा कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, तो इसका मतलब आप लोग को अब पर हेड कितना देना पड़ेगा, 330 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो चेंज क्यों हो गई, क्योंकि कुछ लोग वहाँ से चले गए। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने पिकनिक प्लान की, तो उसके बाद उनका जो खाने का बजट है वो रखा गया था 480 रुपीज़। लेकिन हुआ क्या कि एन मौके पर 8 बच्चे पिकनिक पर नहीं आ पाए। तो अब जैसे जितने भी रुपीज़ थे वो 480 वो सभी बच्चों के बीच बराबर बराबर बंटने थे। अगर आप x स्टूडेंट थे तो x स्टूडेंट्स के बीच जो भी पैसे थे वो बराबर बंटने थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो 480 को सारे उन 10 बच्चों में बंटना था। अब एट अ टाइम 2 बच्चे नहीं आए, तो बच कितने गए, फिर वहाँ पर 8 स्टूडेंट बचे। तो जब वहाँ पर 8 बचे, अब ये जो 480 है ये 8 स्टूडेंट्स में बराबर बटेगा। तो अब पहले उन्हें कितने पैसे देने थे हर एक स्टूडेंट को और अब कितने देने हैं, तो वो हमें बताना है कि वहाँ पर वो जो इंक्रीज़ हुआ है अमाउंट वो कितने से हुआ है, 10 रुपीज़ से हुआ है। ये जो बीच का जो मार्जिन है ना इनका, ये कितने रुपीज़ से इंक्रीज़ हुआ है, 10 रुपीज़ से। तो अब हमें ये बताना है कि कितने बच्चों ने पिकनिक अटेंड की, कितनों को बुलाया था, कितनों ने अटेंड की। तो ये सब हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर x स्टूडेंट्स पिकनिक पर आने वाले थे। ठीक है, तो हम कहते हैं लेट टोटल x स्टूडेंट प्लान्ड अ पिकनिक। ठीक है, प्लान कितनों ने की थी, x स्टूडेंट्स ने। तो उन x स्टूडेंट्स के लिए खाने का बजट कितना था, 480। तो यहाँ पर जो 1 स्टूडेंट था उसको कितने पैसे देने थे फूड के, कितने पैसे देगा वो फूड के, 480 अपॉन x। जितने भी बच्चे थे वो 10 होंगे तो 48 देगा, 2 होंगे तो 24 देगा, 20 होंगे तो। ठीक है, तो जितने भी थे उसे इतने रुपए देने थे। लेकिन अब क्या हुआ, 8 स्टूडेंट्स नहीं आए। तो जो नई कंडीशन है, फर्स्ट केस तो हमारा ये था, लेकिन अब हुआ क्या, ये है हमारा एक्चुअल केस, सेकंड केस। जो हमारा 1 स्टूडेंट है वो कितने रुपए देगा अब हमारा खाने के, वो देगा खाने के लिए 480 अपॉन x माइनस 8। क्योंकि पहले x स्टूडेंट्स थे, उन सब के बीच में 480 रुपीज़ डिवाइड हो रहे थे। अब x माइनस 8 स्टूडेंट हैं और 480 रुपीज़ उन सभी के बीच डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हर एक स्टूडेंट जिसने पिकनिक अटेंड की है
ठीक है, जिसने पिकनिक अटेंड की है वो इतने रुपए देगा खाने के लिए। ठीक है, अब पहले जो वो दे रहा था, अब जो वो दे रहा है, कौन सी कंडीशन में उसे पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं? उसे सेकंड कंडीशन में पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं फर्स्ट केस के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 480 अपॉन x माइनस 8, यहाँ पर वो जो भी पैसे दे रहा है वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू 480 अपॉन x के। और कितना ज़्यादा है? 10 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन हमारी बनेगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, 480 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8 इज़ इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, इस x से ये x तो कैंसिल हो गया। फिर हम इसे लिख सकते हैं, ये 10 से ये भी कैंसिल करिए, 0 से ये वाला 10। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 24। तो इसका मतलब ये है हमारे टोटल जिन्होंने क्या की थी, प्लान की थी पिकनिक। ठीक है, ये वो टोटल हैं। और एक्चुअल में कितने गए हैं? x इज़ इक्वल टू, सॉरी ये x नहीं आएगा, फिर जिन्होंने पिकनिक अटेंड की है, पिकनिक अटेंडेड बाय 24 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 16। इन्होंने पिकनिक क्या की है? अटेंड की है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब 480 रुपीज़ 24 लोगों के बीच डिवाइड होंगे तो कितने रुपए आएंगे हर एक के हिस्से में? 20 रुपये। लेकिन जब आपके 480 रुपीज़ डिवाइड होंगे आपके 16 लोगों के बीच में तो हर एक को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 30 रुपये। तो इसका मतलब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? दोनों के बीच में है यहाँ पर 10 रुपये का डिफरेंस। 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं अब नए वाले केस में। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक डीलर है, मतलब एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। उसके पास कोई सामान है, कोई आर्टिकल है, उसे कितने रुपए में बेच रहा है? 24 रुपीज़ में। और उस पर वो प्रॉफिट मतलब कमा रहा है। वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है एच मच परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब जो भी उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है उतना ही उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है। मतलब देखा जाए तो देखिए उसने क्या किया है, आर्टिकल को सेल कर दिया है कितने में? 24 रुपीज़ में। तो इससे कम में ही उसने ख़रीदा होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पहले बता रही हूँ। तो माना कि उसने वो 18 रुपये में ख़रीदा था, माना कि, ठीक है, तो 18 रुपीज़ में उसने ख़रीदा था। अब उस पर वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? उतना ही जितने में ख़रीदा था। तो इस पर वो प्रॉफिट कितने परसेंट का ले रहा है? 18% का ले रहा है। ठीक है, उसके बाद उसे क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो कॉस्ट है, मतलब कितने में उसने उसे ख़रीदा था, क्या कॉस्ट थी उसकी जितने में उसने उस आर्टिकल को ख़रीदा था। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई सामान हमारा 100 रुपीज़ का है, अब इस पर दुकानदार क्या ले रहा है? 10% प्रॉफिट ले रहा है। तो आप क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 अपॉन 100 से। तो यहाँ पर आपकी जो प्राइस है वो क्या आ जाती है? जो उसका प्रॉफिट है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर? वो आ जाएगा हमारे पास 10 रुपीज़। गेन कैसे निकालते हैं हम? इसी तरीके से तो निकालते हैं। 100 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर हम 10% प्रॉफिट ले रहे हैं, मतलब 10 अपॉन 100, तो हमने उस पर 10 रुपये कमा लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? जितने की उसकी प्राइस है, हमें नहीं पता कितनी प्राइस है, उतने का ही वो उस पर क्या ले रहा है? प्रॉफिट ले रहा है। तो इसका मतलब वो कितना गेन ले रहा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो ये कंडीशन यहाँ पर बनेगी। तो चलिए इस कंडीशन से हम इसे सॉल्व करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज एक्स रुपीज़। ठीक है, ये उसकी कॉस्ट है।
अब हमें निकालना है गेन। तो गेन क्या हो जाएगा, जितनी उसकी कॉस्ट है वो उस पर उतना ही परसेंटेज, मतलब वो उस पर x%, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका x%, ये उसका गेन है। तो हम इसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x अपॉन 100। तो इसका मतलब वो x² अपॉन 100 रुपीज़ ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ओके, अब हमें पता है जो सेलिंग प्राइस है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। जितने में उसने खरीदी थी, जितना वो उस पर कमाना चाहता है, दोनों को मिला दिया तो ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। अब वो कितने में सेल कर रहा है, 24 में। उसने खरीदी कितने में है, x रुपीज़ में। उस पर गेन कितना मिल रहा है उसे, x² अपॉन 100। तो ये हो जाएगा आपके पास, इक्वेशन बनाइए, x² प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपकी वो मिलेगी 20 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 20। आप चाहें तो इसे प्रूफ करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो गेन है वो कैसे निकलेगा, 20 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ और ये चला जाएगा 1 5 और ये हो जाएगा आपका 4। दैट मीन्स गेन कितना हो गया, 4। तो अब जो सेलिंग प्राइस होती है वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, दैट मीन्स 24। तो यही आपको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट न्यूमेरिकल। अब ऐसे ही और अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। इनको लगाइए क्वेश्चन को, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आपका कमेंट मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगी। ओके, तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।